एग्जाम्पल में भी और ज्यादा सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। कब? जब हम इसको गर्म करेंगे। किसको? इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हम और ज्यादा, हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली जनरल साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम जनरल साइंस के सिलेबस को देखें तो जनरल साइंस में हमारे को 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। वो है हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरमेंट। तो देखिए हमने जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 भोजन और उसके गठन कंप्लीट कर दिया है। अब हमने केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, वस्तुओं का वर्गीकरण, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं का पृथक्करण, वस्तुओं को अलग करना। ठीक है, तो देखिए ये हमने भोजन और उसके घटक इस कंप्लीट चैप्टर कर दिया है। इसमें हमने ट्रिक का भी यूज किया, पीवाईक्यू भी देखे हमने। इसमें क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। और इस चैप्टर से पेपर में सवाल देखने को जरूर मिलता है। उसके बाद हमने देखा वस्तुओं का वर्गीकरण, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। देखिए अगर हम ये देखें तो ये न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। तो यानी कि 6th क्लास का, तो यानी कि एनसीईआरटी ने 6th क्लास के चैप्टर्स दिए हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है? मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण के तरीके बता रखे हैं हमारे पास कि हाथ से चुनना क्या होता है, विनोइंग, उसाई बोलते हैं जिसे, छलनी, अपसादन, निस्तारण, निस्पंदन एंड वाष्पीकरण। इन सभी मेथड के बारे में हमारे को पढ़ना है और इनसे सवाल देखने को मिलते हैं। जो देखिए जो पिछले कल का चैप्टर था उससे इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो आज का चैप्टर है यानी जो ये वाला चैप्टर है इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए तो पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि मिश्रण, मिक्सचर क्या होता है। देखिए मिश्रण क्या होता है हमारे पास? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ या फिर 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाए तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या बन के आता है? मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो हमारे को पता चल गया मिश्रण किसे बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। अब देखिए ये मिश्रण बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है। अब मिक्सचर को फिर से पदार्थ बनाना, यानी कि इन पदार्थों को अलग अलग करना, पृथक करना इनको, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड दिए गए हैं। अब हम कौन सा मेथड चुनेंगे वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इनकी प्रॉपर्टीज पे, पदार्थ की प्रॉपर्टीज पे। जैसे हैंड पिकिंग हो गया हमारे पास, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेविंग, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग एंड मैग्नेटिक। तो इतने मेथड हमारे को पढ़ने पड़ते हैं अपनी जो हमारी सिलेबस में मेंशन है और जो हमारे एनसीईआरटीज में भी मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हैंड पिकिंग, हस्तचयन। हस्तचयन का मेथड हम रोज इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? जब हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने से पहले हम चावल को थाली में निकालते हैं, उसके बाद उनमें देखते हैं कि कोई कंकर पत्थर तो नहीं है। कंकर पत्थर है तो हम उसे हाथ से पिक करते हैं कंकर और पत्थर को और उसे साइड में रख देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस। इसके बाद हम चावल के साथ एक और प्रोसेस करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? ये जो चावल की थाली है इसमें अभी देखिए चावल है, कंकर तो निकल चुके हैं लेकिन हो सकता है इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल हो, उनको हम कैसे रिमूव करते हैं? चावल को पानी से धोते हैं तो हमारे वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है? हाथ से अलग करने की विधि को क्या बोला जाता है? हैंड पिकिंग बोला जाता है। हाथ से अलग करने की विधि का उपयोग थोड़े बड़े आकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे मिट्टी के टुकड़े, पत्थर, किस में से? चावल और दालों से अलग करने के लिए। ठीक है, अब किसके ऊपर डिपेंड करता है? कणों के आकार, रंग, आकार में अंतरों के आधार पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चावल से कंकर अलग कर रहा है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, हमें टमाटर नहीं पसंद तो टमाटर को हम पिक करते हैं और उसे थाली में अलग जगह रख देते हैं, बाकी खाना खा लेते हैं। धनिया नहीं पसंद तो धनिया को अलग रखते हैं, बाकी खाना खा लेते हैं। तो वो भी कौन सा मेथड है? हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? ये आमतौर पर किसानों के द्वारा यूज किया जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है? अनाज के पूले अलग करने की प्रक्रिया होती है। जैसे ये अनाज के पूले हैं हमारे पास, इनको क्या किया जाएगा? लकड़ी का एक टुकड़ा रख रखा है, इसके ऊपर जोर से फटका जाएगा। फटका जाने पर ये जो हमारे पास अनाज है ये यहाँ पर गिर जाएगा और उसके बाद ये हमारे पास पूले बच जाएंगे, सिंपल लकड़ी बच जाएगी जो बचेगी। ठीक है, वैसे ये किसान भाई भी क्या कर रहे हैं? हमारे पास पत्थर के ऊपर ये जो पूला है इसको फटक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये जो गेहूं है ये यहाँ पर पत्थर के ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास गेहूं आया, अनाज आया जो हमारे पास, इसमें क्या होगा? गेहूं तो होगा ही, साथ में छोटे छोटे हमारे पास क्या होंगे? कंकर पत्थर भी हो सकते हैं, भूसे के कण भी हो सकते हैं। अब उनको कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास विनोइंग या फिर ओसाई विधि का। इसमें देखिए ये आपको एक दिख रहा होगा, इसे क्या बोला जाता है? बांस की ट्रे या छज बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। तो यानी इसको क्या बोला जाता है? सूप या बैम्बो ट्रे, छज।
इसमें क्या किया, इसमें क्या रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने चावल रखे, अब चावल में जो हल्के धूल के कण होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, वो आगे आ जाएंगे, चावल पीछे रहेंगे और उसके बाद वो हवा की डायरेक्शन से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे में पता चल गया हमारे को क्या होता है, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा और फूंक द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये किसान भाई है, इन्होंने छज में क्या रख रखा है, अपना अनाज रखा होगा। अब उसको ये फटक रहे हैं, फटकने से क्या होगा, वो तो अनाज तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो हल्के पार्टिकल है जैसे भूसा, वो हवा की दिशा में उड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ये किसान बहन भी कर रही है। अब देखिए हमने क्या किया, पहले थ्रेशिंग की, फिर विनोइंग की। थ्रेशिंग और विनोइंग एक लंबा प्रोसेस था, इसको कम करने के लिए अब तो आज के टाइम पीरियड पे मशीन भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम करेंगे छलनी। अब छलनी का प्रयोग तो हम आटा जब गूंथते हैं उससे पहले आटा को छानने के लिए किया जाता है। देखिए आटा है, आटे में जो मोटे कण होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और महीन आटे के कण नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही लेबर के द्वारा भी छन्नी का यूज किया जाता है। वो कैसे, ये देखिए ये छन्नी है हमारे पास और यहाँ पर से ये रेत को छान रहे हैं। जो रेत के महीन कण होंगे वो नीचे आ जाएंगे और बाकी जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, कंकर पत्थर होंगे, वो ऊपर ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास छन्नी। इससे भी क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है सब्सटेंसेस, रेत को पत्थर से, उसके अलावा चावल को भी कंकर और पत्थर से। ठीक है, तो इसमें ये सेपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, अवसाद या और निस्तारण। अब देखिए अवसाद में क्या किया जाता है, अब देखिए पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये गिलास है, इसमें है हमारे पास मिट्टी वाला पानी। ठीक है, यानी कि मिट्टी में पानी में हमने क्या डाल रखी है, मिट्टी डाल रखी है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब हम इस गिलास को थोड़ी देर तक रहने देंगे, जो हमारे पास मिट्टी के हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, इसकी तल पे बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस गिलास को टेढ़ा करके इस पानी को हम दूसरे गिलास में निकाल लेंगे और जो कण होंगे वो इसी गिलास में रह जाएंगे। इस तरीके से भी हमने क्या किया, पदार्थों को अलग किया। ठीक है, पदार्थों को हमने अलग किया। तो देखिए इसका क्या मतलब है सेडिमेंटेशन का, द प्रोसेस ऑफ सिटिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट। तो यही हुआ ना, इसमें जो हैवी थे वो नीचे बैठ गए और उसके बाद उसको हमने टेढ़ा करके साफ चीज को साइड में कर लिया और पत्थर यहां पर रह गए। अब उसके बाद आता है हमारे पास, इसका भी यूज हम रोज करते हैं। जैसे मान लीजिए छन्नी ना हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, चाय बनाई, उसे थोड़ी देर रखा, उसे साइड में रखा, जैसे ही वो पत्ती हमारी नीचे बैठ जाएगी, चाय को हम पोर कर सकते हैं अपने गिलास में या कप में। ठीक है, तो देखो इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो प्रोसेस है कि जब पार्टिकल्स का, हैवियर पार्टिकल का नीचे तल पे बैठ जाना, तो उस विधि को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, और हमने टेढ़ा करके गिलास को पानी बाहर निकाल दिया और जो कंकर है वो यहाँ रह गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं निस्तारण। क्या बोलते हैं इसको, निस्तारण, यानी कि डिकेंटेशन। दो प्रोसेस हो रहे हैं एक साथ। नेक्स्ट होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, डिकेंटेशन, यानी कि टिल्टेड करके हमने क्या कर दिया, वाटर को अलग कर दिया और कंकर पत्थर को अलग कर दिया। अब इसमें देखो फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन में हम इस फिल्टर पेपर का यूज करते हैं दो सब्सटेंस को अलग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर तो हमने छन्नी का यूज नहीं किया, यहाँ पर भी हमने किसी चीज का यूज नहीं किया, बस हमने थोड़ा सा गिलास टेढ़ा किया और ये वाटर इस तरफ आ गया और इम्प्योरिटीज यहाँ रह गई। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर फनल ले रखी है, फनल में हमने क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगाया, नीचे क्या रखा है, बीकर रख रखा है। अब हम अपने सॉल्यूशन को यहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर उलट देंगे। अब उलटने से क्या होगा, वाटर नीचे चले जाएगा और कंकर हमारे इधर रह जाएंगे। इसमें भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल्टर पेपर हो रहा है। ये क्या होता है, हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बीकर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारे पास स्टैंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चर्निंग। चर्निंग में क्या किया जाता है, मक्खन बनाने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास विनोला है। इससे क्या किया जाता है, जो दही को हम फेंटते हैं, दही फेंटने से क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी हमारी अलग हो जाती है। मक्खन जो है हल्का होकर वो ऊपर आ जाता है और लस्सी रह जाती है। फिर हम मक्खन को क्या करते हैं, अपने हाथ के द्वारा लस्सी को अलग कर देते हैं, लस्सी से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चर्निंग। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी चर्नर टू सेपरेट बटर। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज किया जाता है, बटर को अलग करने के लिए, मक्खन को अलग करने के लिए। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में देखिए नाम में ही छुपा है, मैग्नेट का हम यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक में क्या होगा कि चुंबक के उपयोग करके हम चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थों को अलग करेंगे। अब देखिए इसका जो यूज किया जाता है, अब अगर हम कूड़े के ढेर देखे होंगे अपने दिल्ली में, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो रिसाइकिल भी की जा सकती होगी। अब उसमें से मैग्नेटिक चीजें और नॉन मैग्नेटिक चीजों को, यानी कि जो चुंबकीय होगी और जो चुंबकीय नहीं होगी, उन चीजों को कैसे अलग किया जाएगा, हाथ से पिक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। चुंबक जो होगी अपनी तरफ
लोहे वाली चीजों को खींच लेगी, बाकी जो रह जाएगा वो दूसरी प्रकार की चीजें रह जाएगी। तो इस विधि का उपयोग भी किया जाता है सेपरेट करने के लिए मटेरियल को। ये तो पता चल गया मैग्नेटिक यानी चुंबकीय मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेशन। नेक्स्ट कौन सा मेथड है हमारे पास? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इस बीकर में लिया है नमक घुला हुआ पानी, नमक से घुला हुआ पानी ले रखा है और नीचे क्या कर दिया, बर्नर ऑन कर दिया। अब जैसे ही समय के साथ ये पानी उबलता रहेगा, पानी उबल उबल के क्या हो जाएगा, फिर वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर बनेगा तो पानी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और नीचे बीकर के बेस पे क्या बचेगा, नमक बचेगा। वैसे ही हमने चाइना डिश में नमक से घुला हुआ पानी ले लिया, उसके बाद हमने बर्नर ऑन कर दिया, धीरे धीरे पानी वेपर्स बन के हवा में उड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा नमक बचेगा। जैसे कि नमक बनाया जाता है, नमक कैसे बनाया जाता है, तो देखिए हमारे जो समुद्रों का जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। खारा होने की वजह से उनमें नमक होता है। क्यों होता है वो खारा? क्योंकि उनमें नमक होता है। अब हम क्या करते हैं, नमक बनाने के लिए ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं और इन गड्ढों में ये वाला पानी लाके रख दिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला पानी किसकी प्रेजेंस में, देखिए यहाँ पर सूरज खिल रहा है, उसके अलावा हवा भी चल रही है, यानी सूरज और हवा के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे ये क्या होगा, इस पानी के वेपर्स बनते जाएंगे और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। जो तल पे बचेगा वो क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो ये है हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होना, पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हो गया। उसके बाद आया हमारे पास अब कंडेंसेशन। तो देखिए पहले क्या हुआ कि मान लीजिए ये पानी है, पानी का एक बीकर है, इवेपोरेट हुआ सन के प्रेजेंस में, उसके बाद ये क्या बन गया, वेपर बन गया। अब जब बहुत सारे वेपर इकट्ठे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाते हैं। अगर ये जो प्रोसेस है नॉर्मल लाइफ में भी चलता है। अगर आपने देखा होगा बारिश हुई, बारिश के बाद मान लीजिए आपका जो ग्राउंड है वो गीला हो गया, गीला होने की वजह से वहां पर कहीं गड्ढे हैं तो पानी भरा रहा। कुछ दिन बाद आपने देखा कि वो पानी वहां से गायब था, तो पानी गया कहाँ, पानी इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो गया, यानी कि सन की प्रेजेंस में इवेपोरेशन हुई, धीरे धीरे सभी पानी का क्या बन गया, वेपर, वाटर वेपर्स बन गए और वो वहां से उड़ गया, इसलिए वो सूखा हो जाता है। अब देखिए बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो वो जो प्लेस है वो गीला ही रहेगा जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इवेपोरेशन के लिए क्या जरूरी है, सन का होना। ये पता चल गया हमारे को। अब उसके बाद आता है कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। अब वाटर वेपर्स का फिर से लिक्विड में बनना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, जो प्रक्रिया हमारी बारिश के दौरान होती है। बारिश कैसे होती है, पानी वेपर्स बन के ऊपर गया, कंडेंस हुआ, यानी वो कण धीरे धीरे हैवी होते गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बारिश के रूप में फिर से हमारी धरती पे आ गए। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। अब देखिए जैसे इन्होंने ये कर रखा है, ये केतली है, इसमें पानी है, पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे देखिए बर्नर ऑन कर रखा है, पानी गर्म होगा, धीरे धीरे ये क्या बनेगा, पानी वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब वेपर्स यहाँ पर टकरा रहे हैं, वेपर यहाँ से टकरा रहे हैं, तो ये क्या किस फॉर्म में इस बीकर में गिर रहे हैं, वाटर की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन, वाटर वेपर का फिर से लिक्विड बनना। यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर बॉडी से जो पानी है वो कंडेंस होकर ऊपर जा रहा है, वेपर्स के रूप में ऊपर गया, फिर उसके बाद वो कंडेंस हुआ, कंडेंस से फिर क्लाउड फॉर्म हुए, क्लाउड से हमारी क्या हुई, बारिश हुई, बारिश के बाद क्या हो गया, वो पानी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन के बाद वो कलेक्ट हो गया फिर से किसमें, जो पॉन्ड्स है उसमें। उसके बाद फिर से यही चक्कर चलता जाएगा, इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फिर से प्रेसिपिटेशन होगी, इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, फिर से इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, साइकिल टाइप चलती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमारे को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, विलयन, सॉल्यूशन, विलेय, सॉल्यूट, विलायक, सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास, जिसको घोला जाता है। ठीक है, जैसे सॉल्ट है उसे मिलाया जाता है किसमें, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो गया, नमक। शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। हल्दी क्या हो गई, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्वेंट कौन है, जो अपने में सॉल्यूट को मिलाता है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, जो किसी पदार्थ में घुलाया जाता है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो तीन वर्ड है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तीनों वर्ड का हमारे को मीनिंग पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये पूछा जाता है। द माइनर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन का। उसके अलावा सॉल्वेंट क्या आ जाता है, इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को अपने में डिजॉल्व करे, और क्या बनता है रिजल्ट, सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे ये बस है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, अब इसमें बहुत सारी सीट अभी खाली है, तो अब और पैसेंजर आएंगे तो वो यहाँ पर बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी कि अब मान लीजिए सीट पूरी की पूरी फुल हो गई,
अब इसमें बस में गुंजाइश नहीं है कि और पैसेंजर कहाँ पर आ पाएंगे, लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट करने पर, इंसानियत दिखाने पे ये लेडी अपना बैग अपनी गोदी में ले लेगी, फिर यहाँ पर एक और पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन हुई। एक हुई हमारे अनसैचुरेटेड मतलब कि अभी बस में बहुत जगह है, इनसे पहले बस में बहुत जगह थी, अनसैचुरेटेड खाली थी अभी बस। ठीक है, थे इसमें पैसेंजर लेकिन उतने नहीं थे। अब आती है सैचुरेटेड स्टेट, यानी कि अब इसमें पूरी की पूरी फुल हो चुकी है बस इनके आने के बाद, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद आती है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि इनके पास, यहाँ पर देखिए बैग रख रखा है, थोड़ी इंसानियत के नाते ये बैग को गोदी में ले लेंगे, थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे ही अब देखिए पदार्थों में क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और ज्यादा जो हमारे पास सब्सटेंस है वो डिजॉल्व नहीं किया जाता। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारे पास वाटर है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हम सॉल्ट ऐड करेंगे मिक्स हो जाएगा, सॉल्ट ऐड करेंगे मिक्स हो जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वाटर मना कर देगा कि अब मैं अपने में सॉल्ट को नहीं घोल सकता। ठीक है, मेरी इतनी ही क्षमता थी, इससे आगे अब मैं सॉल्ट को अपने में नहीं घोल पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, जिसमें हम और ज्यादा जो सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए और सॉल्ट घोला जा सकता है यदि हम क्या करें, इस वाटर को थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है उनको गर्मी लगेगी तो वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे और इसमें और सॉल्ट डाल देंगे। ठीक है, वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट। ठीक है, अलग अलग मात्रा में ये घुलता है अपने में, नमक अलग मात्रा में घुलता है, चीनी अलग मात्रा में घुलता है। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा कि इंसानियत के नाते ये और ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे और ज्यादा लोग आ जाएंगे इसमें, वैसे ही इसमें एग्जाम्पल में भी और ज्यादा सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। कब, जब हम इसको गर्म करेंगे, किसको, इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved, और डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो 3 स्टेज आ गई, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, मान लीजिए हमने नमक के 5 ही चम्मच डाले और 10 चम्मच डालने पे ये सैचुरेटेड होता है, यानी 10 चम्मच के बाद ये मना कर देता कि अब मुझ में और नमक मत डालो, लेकिन अभी हमने 5 ही डाले थे, तो यानी कि इसमें अभी जगह थी, तो अनसैचुरेटेड था अभी ये। ठीक है, अब हमने पूरे के पूरे 10 चम्मच डाल दी, इसके बाद वाटर ने मना कर दी कि अब मुझ में और सॉल्ट मत डालो, तो यानी कि 10 चम्मच इसकी क्षमता थी कि उतने तक ही ले सकता था, तो वो हो गया हमारे पास सैचुरेटेड। अब इसको थोड़ा सा गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पे क्या होगा, इसमें हम और सॉल्ट डाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड। तो 3 स्टेज हैं और तीनों स्टेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, संतृप्त घोल। ठीक है, और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त घोल। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।